नमस्कार दोस्तों, आरपीएफ विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के एग्जाम सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आरपीयूपी एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं इस सेशन के अंतर्गत। तो पिछले 2 पार्ट हम लोगों ने पढ़ा, उस 2 पार्ट में सेक्शन 1 टू सेक्शन 12 तक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज का जो ये पार्ट है सेक्शन 13 से शुरू करेंगे और इसको हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसके पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, एक पिछला जो हम लोग रिवीजन करते हैं पिछले पार्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में। तो सेक्शन 1 में हम लोगों ने सीखा स्टार्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट, नाम, विस्तार और इसके लागू तिथि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा, जो 5-6 डेफिनेशंस हैं उसको बहुत डीपली बताया गया है और उसको एनिमेशन में बताया गया है, उसको अपने तरीके से ग्राफिक के माध्यम से भी बताया गया है। तो उन सारी चीज़ों को आप देखिए, काफ़ी आपको पसंद आएगा। और सेक्शन 3 में हम लोगों ने और सेक्शन 4 में पनिशमेंट के बारे में पढ़ा, मिस एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा और उसके पनिशमेंट के बारे में पढ़ा कि अधिकतम क्या है और कम से कम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सज़ा है, पहली बार अपराध करने में कितना सज़ा है, दूसरी बार अपराध करने में कितनी सज़ा है। तो ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ाया गया है। सेक्शन 3-4 के बाद हम लोग सेक्शन 5 पढ़ा, जिसमें बताया गया कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध जो है नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, संज्ञेय नहीं होते हैं। तो उसको भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि जब संज्ञेय नहीं होते हैं, ये थोड़ा कॉमनली सा प्रश्न है कि आरपीएफ को संज्ञेय मामलों में कार्रवाई करने की शक्ति नहीं मिली है। तो स्पष्ट सी बात है कि ये इसी अधिनियम को स्पेशल भी बनाता है कि 5 साल की अधिकतम सजा होते हुए भी इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराध जो है संज्ञेय नहीं होते हैं। सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 में हम लोगों ने पढ़ा कि पावर ऑफ अरेस्ट, और सेक्शन 7 में हम लोगों ने पढ़ा कि अरेस्ट के बाद की प्रक्रिया। तो सेक्शन 8 में भी हमने पढ़ा कि कैसे एक जांच अधिकारी जो है जमानत भी दे सकता है एक्यूज्ड को। तो सेक्शन 9 में हम लोगों ने सम्मन के बारे में पढ़ा और सेक्शन 10 में हम लोगों ने तलाशी वारंट लागू करने के बारे में पढ़ा, न्यायालय की जो शक्ति है तलाशी वारंट जारी करने के संबंध में और किस तरह से तलाशी वारंट जारी के लिए आवेदन किया जाएगा। फिर जो है न्यायालय के द्वारा जो है तलाशी वारंट जारी होगा और फिर जो हम कैसे प्रवेश करेंगे, कैसे जो सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार से हम उस स्थान की तलाशी लेंगे या किसी व्यक्ति की तलाशी लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेक्शन 10 में पढ़ा। सेक्शन 11 में पढ़ा कि गिरफ्तारी, तलाशी, गिरफ्तारी, ये सारी चीज़ें जो है सीआरपीसी के प्रोविजन के अनुसार ही होंगी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने 12 में पढ़ा कि ग्राम अधिकारी कैसे मदद करेंगे, कैसे जो है अधिकारियों की सहायता की अपेक्षा है, कैसे सहायता करेंगे ग्राम के अधिकारी और वो अधिकारी सहायता के लिए बाध्य होंगे, इसके बारे में पढ़ा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में देखते हैं सेक्शन 13 क्या कहता है। देखिए सेक्शन 13 का जो तो सेक्शन 13 कह रहा है कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर फॉरफीचर ऑफ व्हीकल्स एक्सेट्रा, यानी कि यानों आदि के संपहरण का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी अगर के उल्लंघन में अगर किसी वाहन का प्रयोग किया जाता है या किसी जानवर का प्रयोग किया जाता है या किसी अन्य चीज़ की प्रयोग किया जाता है, तो उन सारी चीज़ों को सीज करने का जो पावर है, ये कोर्ट को पावर जो है इस सेक्शन 13 के अंतर्गत करता है। देखते क्या कहता है इसमें। एनी कोर्ट ट्राइंग एंड ऑफेंस publishable under this act may order the forfeiture to government of any property in respect of which the court is satisfied that an offence under this act has been committed, and may also order the forfeiture of any recapitulous packages or covering in which such property is contained and the animal, vehicles or other conveyances used in carrying the property। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय किसी ऐसी संपत्ति का जिसके बारे में उसको उस न्यायालय का समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, सरकार के प्रति संपहरण किए जाने की आदेश दे सकेगा और किन्हीं ऐसे पात्रों, पैकेजों या आविष्टकों का जिसमें ऐसी संपत्ति हो तथा ऐसी संपत्ति को वहन करने में प्रयुक्त जीव जंतु, वाहनों या अन्य वाहनों का संपहरण किए जाने का आदेश भी दे सकेगा। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय को ये पावर होगा, ये शक्ति होगा कि कोई भी
रेल संपत्ति है या कोई भी ऐसे इस अधिनियम के अगेंस्ट कोई ऑफेंस होता है और उसमें प्रयोग किए जाने वाले किसी वाहन, किसी जानवर या कोई भी अन्य जो भी माध्यम है उसको सीज करने की शक्ति जो है पावर जो है ये न्यायालय के पास है। और इसमें जो है इस जो पैकेजेस होंगे, जो कवरिंग होगा, उन सारी चीज़ों को भी शामिल इसमें किया गया है। तो बस इसमें इतना ही है। इसमें आप याद रखिएगा, इसका हेडिंग याद रखिएगा कि वाहनों को सीज करने की न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर फॉर फ्यूचर ऑफ व्हीकल एक्सटेट्रा। अब जानवर भी इसमें देखिएगा, जानवर तो जानवर से आप कंफ्यूज मत होइएगा। जानवर का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए पहले के समय में जो है, मान लीजिए इतने सारे व्हीकल नहीं थे, तो जानवर जैसे गधा हो गया या कोई और जानवर हो गया, बैलगाड़ी हो गया, जिसको यूज करके कोई रेल संपत्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक या उसका मिस एप्रोप्रिएशन का प्रयास किया गया है, तो उसको भी सीज करने की कोर्ट का आदेश होगा। चलते हैं अगले पे। देखिए यहाँ पे एक ये ग्राफिक के माध्यम से यह एक आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, जो वाहन जिसको सीज किया गया है। न्यायालय का इस पे देखिए हथौड़ा चला हुआ है, न्यायालय के द्वारा इसको सीज करने के लिए इसको कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं, ये आपके दिमाग में रहेगा। सेक्शन 13 इसको याद रखिएगा आप लोग। अगले सेक्शन में चलते हैं। अगला सेक्शन है सेक्शन 14। तो सेक्शन 14 कहता है कि एक्ट द ओवरराइड अदर लॉ। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जान लीजिए, पहले ही हमने आपको बताया है कि आरपीयूपी एक्ट है, एक स्पेशल लॉ है। तो स्पेशल लॉ जो है कभी भी जो फंडामेंटल लॉ है उसको ओवरराइड करता है। जो हमारा आईपीसी का सेक्शन 41 है, विशेष विधि आपने पढ़ा होगा, विशेष विधि और स्थानीय विधि के बारे में आप लोग पढ़े होंगे आईपीसी के अंतर्गत। तो ये विशेष विधि एक विशेष कानून है जिसके जो ये हमेशा जो है ओवरराइड करता है। जैसे कि आप लिख सकते हैं सेक्शन 5 को देख सकते हैं इस अधिनियम का, जो कि 5 साल का अधिकतम सजा होते हुए भी असंज्ञेय जिसको बताया गया है, संज्ञेय नहीं है। जबकि हमारा जो फंडामेंटल लॉ है उसमें बताया गया है कि 2 या 3 साल से अधिक की सजा होने पर अपराध जो है संज्ञेय की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या मतलब यह है कि ये दिस एक्ट ओवरराइड द फंडामेंटल लॉ, यानी कि यह एक्ट जो है फंडामेंटल लॉ को ओवरराइड करता है। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लिख रहा है कि द प्रोविजंस of the act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being the force। यानी कि कहने का मतलब है इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। अध्यारोही होने का मतलब कि इनको ओवरराइड करना, इनके ऊपर होना। यानी कि इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। यानी कि जो विधि है, जो वर्तमान जो विधि है, उस विधि के होते हुए भी असंगत होते हुए भी जो है प्रवृत्त होंगे। जैसे कि सेक्शन हमारा 5 है, जिसमें से कि 5 साल का अधिकतम सजा होते हुए भी क्या है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध क्या है, असंज्ञेय है या नॉन कॉग्निजेबल है। चलिए अगले पर चलते हैं। इसमें और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आगे देखते हैं। देखिए ये कुछ एक ग्राफिक के माध्यम से इसमें कुछ लॉज हैं, ये सभी स्पेशल लॉ हैं, आप देख सकते हैं। तो स्पेशल लॉ इसमें मिक्स लॉ हैं सारे, तो कुछ लॉ हैं जिनके बारे में आप लोग एक बार अध्ययन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगले ऊपर चलते हैं। सेक्शन नंबर 15 कह रहा है कंस्ट्रक्शन टू ऑफ रेफरेंसेस टू लॉ नॉट इन फोर्स इन J&K। Any references in the act to a law which is not in force in the state of Jammu and Kashmir shall in relation to that state be construed as a reference to the corresponding law if any in force in that state। यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो सेक्शन जो है लागू नहीं होंगे J&K पे, वो जो है वहाँ की जो तत्समय जो विधि है, जो वहाँ का कानून है, उसके हिसाब से वो लागू होंगे। इनका कहने का मतलब है कि किसी निर्देश का अर्थ उस राज्य के संबंध में यह लगाया जाएगा कि उस राज्य में प्रवृत्त किसी तत्स्थानीय विधि के प्रति यदि कोई हो निर्देश है। जो हमारा लॉज लागू नहीं होता है, फंडामेंटल लॉ में भी आपने देखा कि हमारा सीआरपीसी, जो पिछला हमने सीआरपीसी का जो लेसन पढ़ाया है उसमें आपने देखा होगा कि कुछ राज्यों में जो है सीआरपीसी जो है आंशिक रूप से लागू होती है। तो वहाँ जो चीज़ें, जो सेक्शन सीआरपीसी के लागू नहीं होते हैं, तो वहाँ पे वहाँ की जो राज्य सरकार है, जो उनके द्वारा जो है जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के अंतर्गत उसको जो है लागू उसको कराया जाता है, राज्य सरकार के अंतर्गत उसको लागू कराया जाता है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि जो चीज़ें इस एक्ट
एक्ट अधिनियम के अंतर्गत जो है जे.एंड.के पे लागू नहीं होती है अभी। हालांकि ये पूरी तरीके से जे.एंड.के पे लागू है, इसमें वर्तमान समय में जो है जे.एंड.के पे पूरी तरीके से ये लागू है। लेकिन पहल जो ये दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब यह है कि जो सेक्शन वहाँ लागू नहीं होते हैं उसको जो है वहाँ के स्थानीय जो विधि होगी उस विधि के अंतर्गत उसको प्रवृत्त होगा या उसको माना जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले में चलते हैं। अगला सेक्शन 16 है जो कि लास्ट सेक्शन है इस अधिनियम का। तो इसमें दे रहा है कि रिपील एंड सेविंग, यानी कि निरसन और व्यावृत्तियाँ। तो इसमें बहुत कुछ ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला देखिए पॉइंट दिया हुआ है, द रेलवे स्टोर्स अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1955 इज हियर बाई रिप्लेस्ड। यानी कि जब आरपीयूपी एक्ट 1966 आया तो उसके पहले जो है ये रेलवे स्टोर 1955 जो है उसके पहले आया था रेल भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 के नाम से इसको जाना जाता था। तो यहाँ पे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रेलवे स्टोर विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम को रिप्लेस किया गया रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 के द्वारा उसको रिप्लेस्ड किया गया। तो जब भी अगर कहीं बाई चांस ये प्रश्न आता है कि आरपीयूपी एक्ट के पहले कौन सा लागू था, तो रेलवे भंडार विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम 1955 लागू था उस समय। तो चलिए सेकेंड पोर्शन में करा कि नथिंग कंटाइंड इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर द Act hereby replaced, and such offences may be investigated and tried as if this act had not been passed। यानी कि इस अधिनियम की कोई बात एतद द्वारा निरसित अधिनियमित के अधीन दंडनीय अपराधों को लागू नहीं होगी और ऐसे अपराधों का अन्वेषण और विचारण इस प्रकार किया जाएगा मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ये वैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सेक्शन 3 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 3 देखते हैं। द मेंशन ऑफ पार्टिकुलर मैटर इन सब सेक्शन 2 शैल नॉट बी हेल्ड टू प्रेजुडाइस और अफेक्ट द जनरल एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द जनरल क्लूजेस एक्ट 1896 विथ रिगार्ड टू द इफेक्ट ऑफ रिपील। यानी कि यह माना जाएगा कि उपधारा 2 में विशिष्ट विषयों का वर्णन निरसनों के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम 1897 की धारा 6 के साधारणतया लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है या उसे प्रभावित करता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। दोनों जो ये लास्ट आपका रिपील एवं सेविंग में आपको बस इतना ही याद इसमें रखना है। यहाँ से अगर प्रश्न बनता भी है तो इसमें यही प्रश्न बनता है कि रेलवे स्टोर विधि विरुद्ध कब्जा अधिनियम को जो है रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966 के द्वारा जो है उसको रिप्लेस किया गया था। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आरपीयूपी एक्ट का ये लास्ट पार्ट था और ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल क्लियर हो गई और ये सारी चीज़ों को हमने अपने क्षमता के हिसाब से इन सारी चीज़ों को आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें सारी चीज़ें आ जाए और आशा है कि आपको समझ में भी आया होगा। सारी चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से बताने की कोशिश की गई है और आप इसको पढ़िए। आरपीयूपी एक्ट से 1-2 प्रश्न आपको बनते ही बनते हैं। तो इस तरह से हमारा ये आरपीयूपी एक्ट का जो ये पार्ट था यहाँ पे फाइनल होता है। फिर अगला जो वीडियो आपको मिलेगा उस वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और आप लोग अपने चैनल पर अपना सहयोग करते रहिए। चैनल पर जो है अपना चैनल को आप लाइक करते रहें और इस पर आप विजिट करते रहें। आपको 2-4 दिन में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट मिलते ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा स्पीड कम है, अभी हम लोग डेली बेस पे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी परीक्षा का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो हम लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है 6 मंथ का, तो उसके अंदर ही हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे और सभी विषयों को कवर करेंगे। धीरे धीरे जो है हम लोग इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। ये सारे वीडियोज़ हैं आपके लिए जो एक नोटबुक की तरह पड़े रहेंगे। आप कभी भी इन चीज़ों को देखेंगे, इसी माध्यम से बनाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को विजिट करते रहिए और वीडियोज़ पर अपने कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमारा उत्साह वर्धन हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार पुनः जो है आरपीयूपी एक्ट की जो भी चीज़ें हैं उसको रिपीट कर लें और देख लें। फिर अगले सब्जेक्ट पर हम लोग या तो आरपीएफ रूल का या रेलवे एक्ट या जो हमारा लक्ष्य है कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्राइम मैनुअल और इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल को भी पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसको। वहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसके बारे में, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बनने के चांस हैं। तो हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं किसी सब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।